जाति बर्दाश्त ना करें। और मैं आपके चैनलों के जरिए फिर कहना चाहता हूं, और मैं तमाम जामिया नगर के लोगों से अपील करता हूं, अगर कहीं पर भी सुई की नोक की बराबर एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जाति किसी कीमत पर भी बर्दाश्त न करें, मुझे फौरन फोन करें और मैं वहां अरीबा भी पहुंचेगी और मैं भी पहुंचूंगा। और उससे पिछली बार से ज्यादा हम अपने लोगों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने हमें बार बार मौका दिया है चुन के। और अगर पिछली बार कुछ हमसे गलतियां रही हैं, उनको नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ हम ओखला की भलाई और अपनी कौम और मिल्लत की लड़ाई लड़ेंगे और हर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। किसी कीमत पर भी हम पुलिस की जातियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासी बात करें, कांग्रेस की तरफ एक बार फिर रुख किया है मुसलमानों ने, आप और कांग्रेस के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, बहुत मायने रखता है। इंशाल्लाह ये मौका आएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। पिछले 2 इलेक्शनों से 3 इलेक्शन से अगर पार्लियामेंट का देखें, 2 असेंबली का, पार्लियामेंट का, तो आप ये देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की तरफ को 100% मुसलमानों का रुझान था। लेकिन इस बार दिल्ली के अंदर भी कम से कम मुसलमानों की ये बात में समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल RSS की देन है। और ये हमेशा, मैं तो कह रहा हूँ, ओवैसी साहब को भी ये बात कह रहा हूँ कि ये दोनों जहाँ पहुँचते हैं वहाँ कांग्रेस को, बीजेपी को पावर में आने का मौका देते हैं। इसकी मिसाल गुजरात हैगी। गुजरात में अगर अरविंद केजरीवाल ना पहुँचता तो कांग्रेस बराबर की लड़ाई लड़ती। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ था, इसलिए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हुकूमत बनाई। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मुसलमानों के साथ साथ दिल्ली के अंदर और तमाम लोग भी महसूस करेंगे और इंशाल्लाह बड़ा बदलाव आएगा। पुलिस का रवैया कैसा था आपके अरेस्टिंग के बाद? देखिए, पुलिस का रवैया मेरे साथ तो देखिए वो क्या था, मुझे अंडर प्रेशर करना चाहते थे। मैं अक्सर ये बात कहता था कि अमानत को उन्होंने अपने प्रेशर में ले लिया और अमानत अब जो है किसी मामले में बोलेगा नहीं। लेकिन आसिफ उसमें से नहीं है। देखिए, आसिफ को यहाँ से जिस तरह से वो मतलब हवा में ही ले गए। मुझे इतने लोगों की जरूरत नहीं थी। अगर वो आते पिछली बार की तरह अरेस्टिंग करना है तो मैं 7 साल चलता। वो इतने लोग घूम गए कि मैं हवा में ही ले जाके मुझे कुर्सी उसमें कार में बिठा दिया, जमीन में पैर ही नहीं लगे मेरे। इतने लोग थे वो, कम से कम 300-400 पुलिस वाले रात को 2 बजे। और जो तरीका था वो मुझे डिमोलाइज करने का तरीका था कि इसको दिमागी साजिश के तहत इस तरीके से किया गया था। देखिए, पुलिस को सबसे बड़ा खतरा ये था कि हमारी उगाही यहाँ बंद हो जाएगी। अभी तक जो पुलिस का आतंक था ना, मैं खाली शाहीन बाग थाने का नहीं कह रहा, मैं जामिया नगर थाने को कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पुलिस का किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, जातिया नहीं करेंगे। और अगर जिस तरह से आवाज नहीं आएगी क्या फायदा? जिस तरह से यहाँ के आम लोगों को टेरराइज करते हैं, थाने में अंदर घसीट के लेके वहाँ पिटाई करते हैं, ये अगर हमने सुन लिया कि पुलिस वाले ने किसी के डंडा मारा, बैत मारा, या किसी बिल्डिंग पे एक तरफ तो पुलिस कमिश्नर ये कहते हैं कि हमने सर्कुलर जारी कर दिया, बिल्डिंग पे कोई पुलिस वाला नहीं जाएगा। आज सबसे बड़ी उगाही यहाँ पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पे पुलिस की उगाही है। कंस्ट्रक्शन पे सबसे बड़ी उगाही पुलिस की है यहाँ पर। ये बात हम अंकुश देना नहीं है कंस्ट्रक्शन से, न तो करवाने में न रुकवाने में, ये पुलिस कमिश्नर कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम भ्रष्टाचार का दिल्ली पुलिस पर और हम शाहीन बाग और जामिया नगर थाने में देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर है। दूसरा, आप ये महसूस करेंगे कि कुछ होटल और कुछ दुकानें पूरी रात 2-2, 3-3 बजे तक खुली रहती हैं। लेकिन गरीब गुरबा जो गलियों में छोटे छोटे कारोबार रहते हैं, 9 बजे से पुलिस वहाँ डंडे मारने लगती है और बंद करवाती है। क्योंकि बड़े होटल से, बड़े कारोबारियों से, बड़े रेस्टोरेंट से 1-1 लाख रुपये महीना रात को खोलने का पुलिस लेती है। अगर 11 बजे का कानून है, दिल्ली सरकार का एक नियम है कि 11 बजे सारे कॉमर्शियल चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, तो फिर सबकी बंद होगी। पिक एंड चूज पुलिस का नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पर भी नहीं चलने देंगे। आसिफ साहब, क्या अरीबा को क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? मुझे साहब, क्या अमानतुल्लाह साहब को आप सीधे टक्कर दे रहे हैं यहाँ से? क्योंकि आपने कहा देखिए मैं एक बात के मैंने क्या कहा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मुझे अमानतुल्लाह ना समझे कि मुझे अंडर प्रेशर करके मुझे घर में बिठा देगी या मेरी बेटी को बिठा देगी। हम सड़कों पर लड़ाई लड़ेंगे, डबल लड़ाई लड़ेंगे। कल परसों में ठीक है, 1-2 दिन हमें लगता है कि कल आए हैं, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद आप महसूस करेंगे कि ये सब हम जातियाँ किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे 10 बार हमें
10 बार जेल जाना पड़े हमें। अरीबा पार्षद चुन के आए, अब एक नुमाइंदे के तौर पर है इलाके के, जो वार्ड के लोग, अपनी बेटी को क्या टिप्स देंगे? हालांकि देखिए, में राजनीति है, मुझे अरीबा को कोई टिप्स देने की जरूरत नहीं है। आप एक छोटी सी मिसाल सुनी होगी गांव के, कि बत्तख के बच्चों को तैरना नहीं सिखाया जाता है ना। तो अरीबा माशाल्लाह से बासलाहियत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, और वो सारी चीज़ें आपने महसूस की होंगी मेरी गैर मौजूदगी में भी आपने वो महसूस किया होगा, कितनी हौसले और हिम्मत से इसने लड़ाई लड़ी और पब्लिक के बीच में गई, मेहनत करी, और नताइज आपके सामने है। इंशाल्लाह आगे भी सब अरीबा आपसे एक सवाल, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। एक सवाल आसिफ साहब ये है मेरा, कि आप उस वक्त जेल में थे और जैसे ही जीत की खबर मिली आपको कैसे वो खबर मिली, और उस वक्त क्या आपके ऊपर क्या उस नहीं, देखिए मैं आपको यकीन, मैं आप कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मुझ पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ये ऑब्वियस था। मैं पहले दिन से ये कह रहा था, मेरा दिल बिल्कुल पुख्ता था कि ओखला के लोगों की सपोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है, और इंशाल्लाह मेरी गैर मौजूदगी में भी अरीबा जीतेगी। मैंने कल तिहाड़ जेल में किसी से पूछा भी नहीं, लोगों ने कहा कि हम कर रहे, मैंने कहा आप पहले बोले 3 जीत रहे हैं, तो मैंने कहा 3 में भी अरीबा है। फिर आए कि 6 जीत रहे हैं, बोले, मैंने कहा 6 में भी अरीबा है। फिर मैंने कहा बोले कि 9 अब जीत रहे हैं, 9 जीत गए, तो मैंने कहा उसमें अरीबा ही होगी, आप पूछ लेना। खुदा की कसम खा रहा हूँ। लेकिन आपके एब्सेंस में बेटी ने लगता नहीं आपको अपना लोहा मनवा लिया, आपकी जरूरत नहीं है। इस बात का ये सबूत है कि हम बड़े हौसले और हिम्मत से लड़ाई लड़ेंगे, और इंशाल्लाह कहीं ये महसूस नहीं होगा, कहीं मैं लड़ूंगा, कहीं अरीबा लड़ेगी, है ना, और दोनों मिल के भी लड़ाई लड़ेंगे। आपने कहा था अमानतुल्लाह की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, ये तो अब जनता तय करेगी। जैसे सुनिए तो बात को उसको सुनिए, देखिए, अरे रुको, जिस तरह से वाजिद और वो सारे बिल्डर जो उसकी सपोर्ट में थे, उन्हें भी अपने पैसे पे और बहुत ज्यादा गुरूर था कि हम खरीद लेंगे। उन्होंने 2-3 करोड़ रुपया खर्च करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका नतीजा वो उसे वाजिद ने भुगत लिया। उसे भी यह था कि मुझे कोई हरा सकता है, उसने भी ख्वाब में नहीं सोचा था, ऐसे अमानत भी नहीं सोच रहा है। अभी वो कौम का वो बनना चाहता है, वो अशफाकुल्ला खां, और उसे लोगों ने मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसके जहन में उसके चमचों ने ये डाल दिया है कि भाई तुम तो दूसरे आदम खां हो, तुम तो अशफाकुल्ला खां हो, कोई उसे जीना बता रहा है। वो गलत फहमी में बहुत मुब्तला है। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्दी नताइज, 2 साल की बात है, वो भी नताइज आपके सामने आएंगे। आसिफ भाई, जब आपको लेकर जा रहे थे तो आपको डर नहीं लगा कि बेटी अकेले नहीं, देखिए, इन चीज़ों को फेस करना, हमने कभी अपना मॉरल नहीं तोड़ा, ना टूटने देंगे। ठीक है, पुलिस ने पूरा प्रेशर बनाने की बात की, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी इस्तेमाल करी जो मैं आपको पब्लिक के बीच में जाऊंगा, तमाम मुसलमानों के लिए उन्होंने, पूरे मुसलमान कौम के लिए जो 3rd ग्रेड के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आप बताइए ना। मैं ये बात परसों को थाने जाऊंगा SHO से पूछने कि इन पुलिस वालों को बुलाओ, और इन्होंने क्या क्या पूरी कौम के लिए शाहीन बाग से जाकिर नगर तक के मुसलमानों को किस तरह से गालियाँ दे के और जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये बात मैं परसों थाने जाऊंगा अकेला पूछने के लिए, और मैं कहूँगा कि इसको बुलाओ और इसको बुलाओ। ये क्या कह रहा था वहाँ पर? मैं जब लॉकअप में था तो जो बाहर बैठे हुए थे पुलिस वाले, वो शाहीन बाग थाने के थे, और वो जो यहाँ के मुसलमानों के लिए अल्फाज का इस्तेमाल आपस में कर रहे थे, वो बात मैंने थाने में जो पवन SHO बना हुआ है, उससे मैंने थाने में कस्टडी में कहा, जब मजिस्ट्रेट से पहले मैंने कहा यहाँ गुआर, मैंने कहा इससे बुलाइए कौन है, मैंने कहा ये कह रहा था वहाँ, तो उसने कहा मैं आसिफ भाई माफ़ी मांग, मैंने कहा माफ़ी नहीं, ये तुम सब मिले हुए हो, कह रहा इसकी गलती है। मैंने कहा रुक जा, मैं बाहर आऊँगा तो ये बात पूछूंगा। क्या मुसलमानों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया गया? 3rd ग्रेड के अल्फाज का इस्तेमाल किया। आसिफ साहब, अरीबा जिस तरह आपको पकड़ के चिपकी, लगता है दोबारा जान नहीं देना चाहिए। नहीं ये तो बाप बेटी के हैं। इंशाल्लाह सब हम अच्छा, अरीबा